आइए बात करते हैं आरबीआई की एक बड़ी घोषणा की। आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर दी है। इस साल ये लगातार दूसरी कटौती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में एमपीसी के नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%, and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंक इंश्योरेंस कंपनी में निवेश कर सकते हैं और वो किस तरह अन्य सब्सिडी में निवेश करें, इसके बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज में निवेश कर सकते हैं, वो 51% या उससे अधिक भी निवेश कर सकते हैं और उससे कम भी निवेश जैसा 30% आपने कहा वहाँ पे भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशंस हमने पब्लिश किए हुए हैं, उसमें भी इस संदर्भ में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। ओवरऑल क्या किस प्रकार से स्वरूप होना चाहिए, किस प्रकार से बैंक्स अन्य सब्सिडरीज में और कंपनीज में निवेश कर सकते हैं, उसके बारे में हम शीघ्र ही उचित निर्णय लेंगे। आरबीआई की एमपीसी की बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पर्सनल लोन के लिए रिस्क रेट बढ़ाने पर स्पष्ट करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोविड के बाद इसमें कमी की गई थी, जिसे वापस ले लिया गया है। पर्सनल लोन्स के लिए जो हमने रिस्क रेट बढ़ाया था हाल ही में 125% किया था, वो उसे एक बढ़ोतरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कोविड से पूर्व के पहले का जो रिस्क वेट था, जो हमने कोविड के समय में एक रिस्क वेट क्रेडिट को और अधिक बढ़ाने के लिए हमने वो रिस्क वेट कम किया था, तो उस लेवल को, उस रिस्क वेट को हमने वापस उस स्तर के ऊपर में हम लेकर के गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं है, हमने जो उसका ओरिजिनल जो उसका स्तर था उस स्तर के ऊपर में हम लेकर के आए। तो वो फर्क जो पहले 25% था उसको हमने वापस से हम लाए हैं। ये कोई चिंता का कोई, लेकिन आज के दिन में हमारे लिए इसमें कोई विषय नहीं है। और 6 सदस्यीय एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाकर 6% कर दिया है। आइए कुछ बिंदुओं में इसे समझते हैं कि आरबीआई एमपीसी के फैसलों को और नीतिगत दरों में कटौती से आम आदमी पर किस तरह का असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रेपो रेट में कटौती का एक बड़ा असर देखा जाएगा अर्थव्यवस्था पर भी, आम आदमी की जेब पर भी। आइए समझते हैं कि किस तरह से रेपो रेट कम होने से जेब पर किस तरह का असर पड़ेगा। लोन लेना अब सस्ता होगा। रेपो रेट कम होने से लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा होगा। साथ ही उत्पादन और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की उम्मीद की जाएगी। होम लोन और ऑटो लोन सस्ते होने से इन क्षेत्रों में मांग बढ़ सकती है, इसकी भी उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को भी सस्ते लोन मिलेंगे, इसका एक बड़ा असर दिखाई देगा। निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ये तमाम उम्मीदें हैं। वहीं महंगाई दबाव कम होगा, ये भी माना जा रहा है। रेपो रेट के कम होने से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। बचत और निवेश पे भी एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। किस तरह से इस पर एक बड़े प्रभाव का असर दिखाई देगा? ब्याज दरें घटने से बचत खातों और एफडी पर रिटर्न कम हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों को निवेश के अन्य विकल्पों जैसे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स की ओर यह प्रेरित करेगा। रुपए की तरलता बढ़ेगी। सस्ते लोन से बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी और इसकी वजह से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
तो ये तमाम वो बड़े प्रभाव हैं जो रेपो रेट के कम होने से हैं। हम लगातार देख रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो स्थितियां मौजूदा पैदा हुई हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या फिर कई अर्थव्यवस्थाओं पर जो टैरिफ का जो एक नया प्लान या टैरिफ वॉर जो है, उससे जो नए बड़े खतरे दिखाई दिए हैं, उनमें किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूती बना के रखे और इस टैरिफ वॉर का भारतीय अर्थव्यवस्था पे बड़ा असर ना पड़े, इसे लेके भी रेपो रेट की कटौती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर सिन्हा से हम जानेंगे कि किस तरह से आम लोगों की जिंदगी में रेपो रेट की कटौती से बड़े परिवर्तन होंगे, साथ ही मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जो टैरिफ वॉर है या फिर अर्थव्यवस्थाओं को जो एक बड़ा एक तरह से शेयर बाजार में जो एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है, खासकर विदेशी शेयर बाजार में, तो उन गिरावटों के दौर के बीच में भारत में जब रेपो रेट में कटौती की गई है तो वो क्या चुनौतियां भी हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने ये द्विमासिक मौद्रिक नीति का जो ऐलान किया है, उसमें ये दूसरी कटौती का ऐलान किया गया है। रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की गई है और इस कटौती के साथ 6% अब इस समय कर दिया गया है, जो कि पहले 6.25% थी। 2025 में यह लगातार दूसरा मौका है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। इससे पहले फरवरी में आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट 25 आधार अंक घटाया था। रेपो रेट में कमी का सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन समेत सभी प्रकार के लोन वालों की ब्याज दरों पर होता है, जिससे बैंक से लोन लेने वाले को ब्याज के किस्तों में काफी कटौती हो जाती है, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिलती है। इसके साथ ही कारोबारियों के लिए लोन लेना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया है। अकोमोडेटिव का मतलब है कि केंद्रीय बैंक ने आने वाले समय में मौद्रिक नीति का नर्म रुख जारी रखा है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान को 20 आधार अंक कम कर 6.5% कर दिया है, जो इससे पहले के अनुमान में 6.7% था। आरबीआई ने उम्मीद जताई है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% रह सकती है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर 4% रह सकती है। ये चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6%, दूसरी तिमाही में 3.9%, तीसरी तिमाही में 3.8% और चौथी तिमाही में 4.4% रहने का अनुमान है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा समय में महंगाई लक्ष्य के नीचे बनी हुई है। इसकी वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट आना है। उन्होंने कहा कि अगले साल महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य 4% के अनुरूप रह सकती है। आज की कटौती से आम आदमी की जेब पर जो असर पड़ेगा, उसमें सबसे बड़ा असर लोन पर ब्याज दरें घटेंगी। बैंकों को आरबीआई से सस्ते दरों पर पैसा मिलेगा, जिससे वो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इन तमाम चीजों पर ब्याज दरें कम कर सकते हैं। इससे ईएमआई कम होगी और लोगों की मासिक बचत बढ़ेगी। छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को भी सस्ते लोन मिलेंगे, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
और आम आदमी की जेब को थोड़ी राहत देते हुए आरबीआई ने रेपो रेट में एक बार फिर कटौती की है। 25 बेसिस पॉइंट्स की जो कटौती हुई है उसके क्या बड़े असर है, इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता और आर्थिक संपादक अजय मिश्र। अजय, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आम आदमी को बड़ी राहत मिलने जा रही है इस रेपो रेट की कटौती से। देखिए, आज की घटना को ऋतु जी एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में इसलिए देखना होगा क्योंकि आज ही विश्व की दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियां ट्रेड वॉर में एक तरह से ऑफिशियली आ गई हैं। अमेरिका और चाइना में आपने देखा होगा कि ट्रेड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया में असेसमेंट लगाए जा रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बड़ी बात निकल करके आई कि भारत पर इसका असर कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम शायद कम ब्याज दरों के उस साइकिल में जा रहे हैं जहाँ पर हम ग्रोथ को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जहाँ पूरी दुनिया में इस ट्रेड वॉर से अमेरिका सहित चीन सहित दूसरे देशों में महंगाई बढ़ेगी और जो दूसरे महंगाई बढ़ेगी और विकास दर में कमी आएगी। वहीं भारत में ये पूरी कोशिश की जा रही है कि ट्रेड वॉर का असर कम से कम पड़े, अमेरिका के साथ हम जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करें और महंगाई को काबू में रखते हुए। और ये भी अच्छी बात है कि इस साल के लिए जो महंगाई दर का लक्ष्य रखा गया है 4% का, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अनुकूल है, पॉजिटिव है हर आम खास के लिए। और इसलिए ये जो ग्रोथ पर फोकस है 6.5% का, वो इस वक्त सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अच्छी खबर है। घरेलू मोर्चे पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसका फायदा भारत को मिले और नुकसान कम से कम हो। जी अजय, अनुमानित जीडीपी की दरों में भी जो जिस तरह की कटौती आई, यूं कहे कि रद्दोबदल जो किया आरबीआई ने, उसके क्या मायने हैं, वो क्या बताता है अर्थव्यवस्था की? 6.5% की विकास दर ऋतु जी बहुत अच्छी कही जा सकती है, इसलिए क्योंकि आज हम पूरी दुनिया में रिसेशन की बात कर रहे हैं। अमेरिका में आप देखिए तो 2% से कम जो विकास दर है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेड वॉर का असर नकारात्मक रूप से पड़ेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इतनी जल्दी अमेरिका में लग पाए इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। तो प्रोटेक्शनिज्म पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ट्रेड वॉर को लेकर के अलग अलग देश अलग अलग अपने तौर पर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स पूरी दुनिया को एक बार फिर से दिखाई देंगे, भले ही कोविड की तरह ना हो, लेकिन उसका कम से कम 50% 60% इम्पैक्ट जरूर आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में 6.5% की जो विकास दर है उसको बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है और बड़ी इकोनॉमीज में तो ये सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है। तो हम कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट से डर रही है, हम 6.5% की विकास दर की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सारे सेक्टर्स पर जो बजट में अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उसका सकारात्मक असर पड़ेगा। और आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम अकोमोडेटिव स्टांस में जा रहा है, यानी ग्रोथ को सपोर्ट करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जी अजय, घरेलू मोर्चे पर निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेश एक ऐसी परिस्थिति में जब हम देख रहे हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में जो उतार चढ़ाव या यूं कहें कि जिस तरह की गिरावट भी भीषण देखी जा रही है, ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने को किया जा रहा है और खासकर वो छोटे निवेशकों को। तो ये बिल्कुल सही बात है। और निवेश न केवल पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकार का निवेश बल्कि निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए और इसीलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसका एक ही दिशा में जाना, कदम ताल मिला करके चलना, अपनी टैक्स पॉलिसीज को सरल बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस करना, ये तमाम जो कदम है आर्थिक मोर्चे पर जो लिए जा रहे हैं सुधारों के, भले ही वो आरबीआई की तरफ से हो या फिर नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से, ये दोनों एक दिशा में जाते हुए कदम ताल करते हुए बताते हैं कि हम निवेश को प्राथमिकता देते हैं और हम चाहते हैं कि निजी निवेश की जो गाड़ी है वो सरकारी निवेश की गाड़ी के साथ अपने कदम ताल को आगे बढ़ाते हुए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी रास्ते तय करे। और ऐसा लगता है कि जो चीन का नुकसान है वो आने वाले दिनों में भारत का फायदा हो सकता है, यानी निवेश और ज़्यादा बढ़ सकता है। नेट एफडीआई भले ही थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि रेमिटेंसेज और ज़्यादा बढ़ेंगे और भारत में इन्वेस्टमेंट के, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाने के मौके बाकी बड़ी कंपनियों के लिए और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगा। जी अजय, आपने कहा कि चीन के साथ जो ट्रेड वॉर अमेरिका का है वो भारत के लिए कई बड़े मौके सामने लेकर आ रहा है। 104% का टैरिफ, एक नया टैरिफ चीन पर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का बेहतर कर रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। अब जो रेपो रेट में भी कटौती, या फिर यूं कहें कि आज आरबीआई के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़े पुश की जरूरत अभी भी ऐसा लगता है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था में वो पुश दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है?
मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, इसलिए हमने जो PLI है उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाया है। इन्वेस्टमेंट आए कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और आप देखें कि भारत से जो US को होने वाला एक्सपोर्ट है वो ऑटो कंपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा है। $21 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपोर्ट्स है, जिसमें 1/3 केवल अमेरिका को होता है। वो सेक्टर प्रभावित हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम ग्लोबल हब हैं, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग, चूँकि जेनरिक दवाएँ जो भारत से जाती हैं उसकी वजह से अमेरिका में दवाओं की कीमतें कम हैं। अमेरिका शायद ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि वहाँ पर हेल्थ केयर की जो कीमतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ें। इस लिहाज से फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, IT और सेमीकंडक्टर, जिसमें हम बहुत ज़्यादा निवेश की लाने की कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि यहाँ पर हम ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और PLI में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के ज़रिए, तो जाहिर तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो फोकस है उसका असर ज़रूर पॉजिटिव आता हुआ नज़र आएगा। और ये जो ट्रेड वॉर आपने बात की, उसमें सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ज़रूर कंपनियों को भारत की तरफ आकर्षित करेंगी, क्योंकि जो चीन से निकलने वाले जो सामान है, जब उस पर 104% यानी लगभग 2 गुने से ज़्यादा का उसकी कॉस्ट हो जाएगी, तो उतना मार्जिन मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। या तो अमेरिका में वापस जाएंगी या फिर भारत का रुख करेंगी। जी, कई ऐसी बड़ी कंपनियां अजय, चाहे वो सैमसंग हो, एप्पल हो, इस ट्रेड वॉर, इस टैरिफ वॉर के बाद से अब वो भारत को अपना बेहतर डेस्टिनेशन समझ रही हैं, खासकर एक्सपोर्ट्स के लिहाज से अगर हम बात करें। तो ऐसे में भारत के लिए क्या बड़ी एक तरह से अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं इस समय, जो एक वैश्विक बाजार में, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़ा टकराव दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही बात है, और एकदम खुल के ये जो दोनों महाशक्तियां हैं वो आमने सामने आ गई हैं। कोई भी अपनी पलक झपका नहीं रहा है, कौन पहले वापस कदम खींचेगा ये दिख नहीं रहा है। भारत को लेकर के ट्रंप ने अच्छा बयान दिया है, और भारत को एक दोस्त बताते हुए उन्होंने कहा है कि 26% का भी टैरिफ बहुत मुश्किल था उनके लिए लगाना। तो 26 और 104% में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। करीब 78%, 69% का जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। चीन ने भी आज अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो उन्होंने कहा कि भारत को उनका साथ देना चाहिए। ऐसे बयान बार बार नहीं आते, लेकिन आज सरप्राइजिंगली चीन ने कहा कि भारत को उनका समर्थन करना चाहिए, इस लिहाज से कि अमेरिका बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे। तो चीन भी अब भारत से समर्थन मांग रहा है। अमेरिका भारत को नया दोस्त बता रहा है, अच्छा दोस्त बता रहा है, मुश्किल बता रहा है 26% की टैरिफ को। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देखें ऋतु जी, तो भारत पर सबसे कम टैरिफ लगाया गया है। आप पास के बांग्लादेश में देखें, श्रीलंका में देखें, वियतनाम में देखें, ये टैरिफ ज्यादा हैं, और 10-11% का डिफरेंस है। यानी जो गारमेंट इंडस्ट्री है बांग्लादेश और वियतनाम की, उसको नुकसान होगा वहां पर, और भारत के गारमेंट इंडस्ट्री को, लेदर इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो जो ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं उनको तो फायदा हो ही रहा है। आप जो कह रही हैं कि जो IT और सेमीकंडक्टर में जो ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टमेंट आए हैं, सेमीकॉन जैसे, एप्पल जैसे बड़ी कंपनियों के, वो तो एक बेहतरीन संकेत है, कि चाइना से जब आईफोन बन के जाएगा अमेरिका में तो 2 गुना होगा, भारत से बन के जाएगा तो 26% का ही केवल उस पर टैरिफ लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल अजय, जो आपने बताया रेसिप्रोकल टैक्स जो है वो वियतनाम में 46% है, भारत में 26% अमेरिका ने लगाया है। लेकिन घरेलू मोर्चे की भी अगर हम बात करें अजय, क्योंकि 2 मोर्चों पे आज की तारीख में ये तुलनाएं हो रही हैं। जो वैश्विक बाजार में जो ये टैरिफ वॉर है उसका एक घरेलू असर भी है, और घरेलू असर में क्या इसको ये माना जाए कि जिस तरह से LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, और आशंका क्रूड ऑयल को लेकर जिस तरह की है, क्योंकि ये कुछ ऐसे मोर्चे हैं जिस पर जहां थोड़ी बहुत भी तब्दीली होगी तो सीधे असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो वो जो रुपए को लेकर के जो आज सवाल किए गए हैं RBI गवर्नर से, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि हम इसको स्थिर रखने का प्रयास करेंगे, और एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है, अगर डिप्रिशिएशन होता है उसमें कोई भी ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है तो स्टेबिलिटी, और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी के लिहाज से भारतीय करेंसी काफ़ी मजबूत रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलेगा। और आने वाले दिनों में ये माना जा सकता है कि भारत अपनी मौद्रिक स्थिरता के लिए, अपने जो आर्थिक स्थिरता है उसको लेकर के और भी कदम बढ़ाएगा। और ये हम कई सालों के बाद मिंट स्ट्रीट यानी RBI और नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय के बीच में जो समन्वय देख रहे हैं, और वो भी केवल विकास के लिए। पहले महंगाई से हम लोग जूझ रहे थे कोविड की वजह से, लेकिन अब दोनों लोग ये कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज को स्थायित्व की तरफ ले जाया जाए, महंगाई को कम किया जाए और विकास को बढ़ावा दिया जाए। दोनों में
दोनों की सोच में कोई अंतर नहीं, और यही वजह है कि आपको आर्थिक मोर्चे पर कम से कम सकारात्मक खबरें आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देंगी। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सुब्रमण्य भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ। सुब्रमण्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीडी न्यूज के आर्थिक संपादक हैं। सुब्रमण्य, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये उम्मीद की जा रही थी, विशेषज्ञों का मानना था कि रेपो रेट में कटौती होगी, तो इस कटौती के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, घरेलू बाजार और आम आदमी के लिए क्या बेहतर देख रहे हैं? 25 बेसिस पॉइंट की जो कटौती की गई थी, मोर और लेस मार्केट का आशा यही था कि यही ऐसा ही होगा। साथ में आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी का कहना है कि हम एकोमोडेटिव स्टैंस पर आगे हैं। मतलब ये है कि और भी कटौती का अभी संभावना उन्होंने सामने रखा है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में अभी फिलहाल हमारे वजह से नहीं, विश्व में जो उथल पुथल चल रहा है उस वजह से जो हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम आई है उसको हम किस तरह से सुलझ सकते हैं, उस पर जैसे अजय बात कर रहे थे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों में घनिष्ठ तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, और ये अभी दिख रहा है। मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूं कि इसके बाद आरबीआई के इस स्टेप्स के बाद अभी फिस्कल पॉलिसी यानी नॉर्थ ब्लॉक में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस पर कुछ आगे के कदम भी लिए जाएंगे करस्पॉन्डिंग, जिससे कि एक्सपोर्टर्स को और साथ में बाकी सारे सेक्टर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पे, सर्विसेज सेक्टर में, उन सब में क्या सकारात्मक कदम लिए जाए उस पर कुछ घोषणाएं होंगी। जी शुभमोय, एक बड़ी चुनौतियां देखी जा रही हैं, जिस तरह से टैरिफ वॉर है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। ये माना जा रहा है, ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि आर्थिक मंदी जैसी कोई एक स्थिति पैदा हो सकती है, वैश्विक आर्थिक मंदी। क्या उन सूरतों में आप भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं इस समय? देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर प्रोडक्शन, निर्यात होना जरूरी है, लेकिन हम निर्यात के ऊपर उतना ज्यादा निर्भरशील नहीं है, और साथ में भारत में आयात भी उतना ज़्यादा लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इफेक्ट नहीं लाता है। तो ये बहुत बड़ा अपने लिए एक स्टेबिलिटी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर प्रोडक्शन अगर अमेरिकी बाजार तक ना जाए तो फिर वो प्रोडक्शन कहीं तो आएगा, वो प्रोडक्शन दूसरे देशों से भी, वो प्रोडक्शन भारत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके लिए हम ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स कम दाम में हमारे पास आएंगे। आप कह सकते हैं इसको डंपिंग, बट मैं ये मानता हूं कि ये उनके लिए एक जरूरत हो गया है कि भारत जैसे बड़े बाजार में और ज्यादा गंभीर तरीके से वो अपना इंटरेस्ट रखें, अपना ज्यादा उत्साह रखें। इसका एक बहुत बड़ा माहौल बन रहा है, और ये इसलिए हमारे लिए जरूरत है क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम खासकर प्रोडक्शन नहीं करते हैं, उन चीजों का भारत में आयात होना संभावना है। आयात के साथ साथ हमारे बिल नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये प्राइसेस कम रहेंगे, तो हमारे लिए ये फायदा रहता है। इसलिए मुद्रास्फीति का दौर मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। उल्टा मुझे लगता है कि मुद्रास्फीति से उल्टा डिफ्लेशन का एक संभावना आ सकता है, और वो एक नया अपने आप में एक पोजीशन क्रिएट करता है। एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल तो है ही, साथ में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में के लिए भी वो जो नए मार्केट के खोजने में उनको लिए नया सहकारी सिद्ध होगा। जी शुभमोय साहब, आरबीआई ने रेपो रेट को जो घटाया है, इससे रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा? रियल एस्टेट में देखिए, पहले ही इस साल कई सारे कदम लिए गए हैं, और रियल एस्टेट में जो दाम, जी चीज़ों की जो अभी फिलहाल हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि जो मिडिल कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं, मिडिल कैटेगरी के जो कैपेसिटी है, उस पर अगर इन्फ्लेशन का अगर कम रहेगा दबदबा, तो निश्चित ही उसका सेल के लिए ज़्यादा आग्रह हो सकता है। अभी हम फिलहाल मोर और लेस इस साल जो आरबीआई का कहना है कि रेट ऑफ ग्रोथ 6.7, 6.75 से उतर के 6.5 पे आ रहा है, और बाहरी विशेषज्ञों का कहना है कि ये और भी कम हो सकता है। अगर हुआ तो निश्चित ही सारे सेक्टर्स में इसका असर ये रहेगा कि प्रोडक्शन जो है उसको किस तरह से और ज़्यादा मार्केट में लाया जाए, उस पर प्रेशर रहेगा। तो अगर वो प्रेशर रहता है तो निश्चित ही लोगों को रियल एस्टेट के परचेजेस में
ज़्यादा फायदा आएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि रियल एस्टेट की जो खरीदारी बिकवाली है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र। और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा लगता है कि जो सेक्टर्स हमारे लिए अहम है, यानी कि सर्विसेज सेक्टर, उस पर मैं नहीं सोचता हूँ कि इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि उस पर प्रेशर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद चीज़ है। आप जैसे जानते हैं कि भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हर तरीके का, सिर्फ हाई टेक ही नहीं, साथ में बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उन पर प्रेशर कम रहेगा। दुनिया में बहुत सारे देश जो मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करते हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर तुलनामूलक तरीके से अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर्स हैं वो इस साल दुनिया के मुकाबले कम रहेगा। जी, तो रेपो रेट में जो कटौती हुई है वो निवेशकों और एंड यूजर्स दोनों के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शुभमोय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस एमडीपी में। और आइए बढ़ते हैं आगे अन्य